हमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से क्रीमिया युद्ध के विषय में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने क्रीमिया युद्ध के कारणों पर विशेष रूप से चर्चा की थी और आज की इस वीडियो में मैं क्रीमिया युद्ध के परिणामों के संदर्भ में चर्चा करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। क्रीमिया युद्ध के विषय में यदि बात की जाए तो क्रीमिया युद्ध यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में दर्ज है तथा हम यह देखते हैं कि इसके वैश्विक स्तर पर काफी परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जहां हमें यह देखने को मिलता है कि रूस की स्थिति दयनीय हो गई थी, उसका प्रसार और साम्राज्य विस्तार रुक गया था तथा वैश्विक परिदृश्य में उसकी ख्याति समाप्त हो गई थी, वहीं क्रीमिया युद्ध ने तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभरने का मौका दिया था। क्रीमिया युद्ध के द्वारा रूस को राजनीतिक तौर पर न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि कमजोर भी बना दिया गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इटली को फ्रांस का सहयोग प्राप्त हो गया था। अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि क्रीमिया युद्ध के तत्कालिक परिणाम से अधिक दूरगामी परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का यह विचार है कि क्रीमिया का युद्ध एक महत्वहीन युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हुई, लेकिन फिर भी पूर्वी समस्या का कोई स्थायी समाधान प्राप्त नहीं हुआ था। अपने समर्थन में ये इतिहासकार इस बात का उल्लेख करते हैं कि पेरिस की संधि की धाराएं स्थायी साबित नहीं हो सकी थी तथा रूस को भी लंबे समय तक रोका नहीं जा सका। अब आगे इस वीडियो में मैं क्रीमिया युद्ध के परिणामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। यदि हम परिणामों के विषय में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे चर्चा करनी होगी इटली के उत्थान के संदर्भ में। क्रीमिया युद्ध के समय इटली ने युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि इस युद्ध में सम्मिलित होने से भविष्य में एक शक्ति के रूप में इटली स्थापित हो जाएगा और इसकी स्वतंत्रता की मांग का समर्थन वैश्विक स्तर पर किया जाएगा। उस समय इटली पर कैवूर पिडमोंट प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त था, जिसकी प्रतिष्ठा में युद्ध में शामिल होने के कारण काफी वृद्धि हुई थी। इटली के क्रीमिया युद्ध में शामिल होने से भविष्य में इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। पेरिस के शांति सम्मेलन में कैवूर इटली के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ, जहां उसके द्वारा ऑस्ट्रिया का विरोध किया गया था। इटली को इंग्लैंड और नेपोलियन इन दोनों का ही समर्थन प्राप्त हुआ था और यही कारण है कि इतिहासकारों ने कहा है कि क्रीमिया की कीचड़ से नवीन इटली का जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें नेपोलियन तृतीय के संदर्भ में तो हम यह देखते हैं कि क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप नेपोलियन तृतीय और फ्रांस की प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि हुई थी तथा नेपोलियन तृतीय ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर पुनर्निर्माण के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। आगे जब हम चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रिया पर क्रीमिया युद्ध के क्या प्रभाव हुए थे, तो हमें यह दृष्टिगोचर होता है कि क्रीमिया युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया ने यूरोपीय राज्यों के विश्वास को खो दिया था। ऑस्ट्रिया ने क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में जो नीति बनाई थी, उसके कारण ऑस्ट्रिया के प्रति यूरोपीय राज्य अविश्वास करने लगे थे। ऑस्ट्रिया वैश्विक परिदृश्य में अकेला रह गया था। रूस के विदेश नीति पर क्रीमिया युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, यदि इसकी हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि क्रीमिया युद्ध के कारण रूस की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। रूस ने क्रीमिया युद्ध के बाद अपनी आंतरिक समस्याओं को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया था तथा वैश्विक स्तर पर रूस की दिलचस्पी यूरोपीय समस्याओं में समाप्त हो गई थी। वैश्विक स्तर पर रूस की प्रतिष्ठा खत्म ही हो गई थी, ऐसा प्रतीत क्रीमिया युद्ध के पश्चात हो रहा था। क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर यूरोप के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो हमें यहाँ पे ये दिखाई देता है कि इसमें कैवूर बिस्मार्क जैसे राजनीतिज्ञों का प्रादुर्भाव हुआ था, जो वियना व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। इंग्लैंड के संदर्भ में यदि चर्चा की जाए तो हम यह देखते हैं कि क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम
यह रहा था कि इंग्लैंड जो हर समय यूरोप की राजनीति में हस्तक्षेप करता रहता था, उसने क्रीमिया युद्ध के पश्चात यूरोप की राजनीति में हस्तक्षेप करना समाप्त कर दिया था। यदि हम और अधिक चर्चा करें क्रीमिया युद्ध के परिणामों के संदर्भ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने भविष्य के युद्ध की पृष्ठभूमि को भी तैयार करने का या इसे निर्मित करने का कार्य किया था। अगर हम यूरोपीय इतिहास को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में क्रीमिया युद्ध से पहले 40 वर्षों तक कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन क्रीमिया युद्ध के उपरांत 15 वर्षों के भीतर ही बड़े 4 युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य हुए थे। क्रीमिया युद्ध के परिणामों में जब हम बात करते हैं या इसके विषय में चर्चा करते हैं, तो इसमें अराजकता की स्थिति के संदर्भ में भी हमें चर्चा करनी होगी। टेलर महोदय के अनुसार क्रीमिया के युद्ध ने पवित्र मैत्री की प्राचीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था तथा उसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ रही थी। ब्रिटेन के उदारवादी आदर्शों के आधार पर भी कोई व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकी थी, न ही नेपोलियन की क्रांतिकारी कल्पनाएं साकार रूप धारण कर सकी थीं, बल्कि यूरोप में अराजकता प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण पूर्वी समस्या से संबंधित दूसरे संघर्ष वर्षों तक चलते रहे थे। यदि हम रूस की योजना के संदर्भ में चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने और काला सागर को रूसी झील बनाने का सपना समाप्त हो गया था। क्रीमिया युद्ध सर्बिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था, क्योंकि क्रीमिया युद्ध के पश्चात सर्बिया को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, जिसने भविष्य में अन्य पराधीन देशों के स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य किया था। क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध के पश्चात इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक महत्वपूर्ण मित्रता की नींव रखी गई थी। रूस के विशेषाधिकारों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो क्रीमिया युद्ध से पूर्व रूस को तुर्की साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे, किंतु क्रीमिया युद्ध में रूस के हार जाने के कारण तुर्की साम्राज्य में रूस को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त हो गए थे। क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप हम ये भी देखते हैं कि इंग्लैंड में एबरडीन के मंत्रिमंडल का पतन हो गया था तथा पामस्टॉन के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। क्रीमिया युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों की यदि हम बात करें तो इसमें रूस में उस समय जो प्रशासनिक सुधार हुए थे यह भी आता है। क्रीमिया युद्ध में जार का शासन की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी तथा अधिकारियों ने उसका साथ छोड़ दिया था, जिस कारण जनता में जार के शासन की लोकप्रियता खत्म हो गई थी, जिस कारण अलेक्जेंडर द्वितीय जो निकोलस का उत्तराधिकारी था, उसने जनता के समर्थन को प्राप्त करने के लिए शासन में कई सुधार किए थे और जिसके पश्चात इसे रूस में द लिबरेटर के नाम से भी जाना जाने लगा था। यदि हम क्रीमिया युद्ध के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके परिणामों में हम कह सकते हैं कि मेटरनिक के युग की समाप्ति की चर्चा करना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। वैश्विक परिदृश्य में अगर हम क्रीमिया युद्ध के परिणामों को देखें तो उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि इस युद्ध के कारण मेटरनिक युग का हम कह सकते हैं कि समाप्ति इसके पश्चात हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण भी क्रीमियन युद्ध के पश्चात हुआ था। क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर यह आवश्यकता अनुभव की गई थी कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का बनाया जाना आवश्यक है और इसकी परिणति पेरिस की संधि में हुई थी, जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का प्रतिपादन किया गया था। क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड की सैनिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रीमिया युद्ध ने स्पष्ट कर दिया था कि जहां ब्रिटिश सेना वीर और देशभक्त हैं, वहीं ब्रिटिश सेनापति सेना के संचालन की योग्यता भी नहीं रखते हैं। यहां तक कि उन्हें सैनिकों के भोजन और दवाइयों का प्रबंध करने में भी सफलता नहीं मिली थी, जिस कारण बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिकों की भूख और बीमारी से मृत्यु हो गई थी और इन सैनिकों के स्थान पर अनुभवहीन सैनिकों को इंग्लैंड ने
रेडान के युद्ध में भेजा था, जहां वह विजय प्राप्त नहीं कर सके थे, जिससे इंग्लैंड की सैनिक प्रतिष्ठा को काफी धूमिल करने का यह कार्य किया था और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर जनता के द्वारा सैनिक सुधार की मांग उठाई गई थी। क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस बाल्कन प्रायद्वीप के संदर्भ में अपने नीति को परिवर्तित करते हुए चीन, जापान व पूर्वी एशिया पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा था। क्रीमियन युद्ध के परिणामों के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेरिस की संधि हुई थी, ये एक बहुत बड़ा परिणाम क्रीमियन युद्ध का रहा था। क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि का प्रादुर्भाव हुआ। इस संधि पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, सर्बिया, तुर्की, सर्डिनिया तथा रूस के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। इस संधि में स्पष्ट किया गया था कि डेन्यूब नदी को सभी देशों के जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ रूस के द्वारा सेबास्टोपोल के दुर्ग के पुनर्निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा। काला सागर को तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और किसी भी देश के युद्ध पोत के लिए निषिद्ध कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें और अधिक क्रीमिया युद्ध के परिणामों के संदर्भ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध के कारण रूस की आर्थिक स्थिति में गिरावट हुई थी। क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस पर 1 अरब से अधिक रूबल का राष्ट्रीय ऋण हो गया था। मुद्रा आपूर्ति 311 से बढ़कर 735 मिलियन हो गई थी। रूबल की कीमत में काफी गिरावट आई थी, जिसके कारण रोटी, मांस और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और परिणाम स्वरूप किसानों के द्वारा प्रदर्शन और दंगे किए जाने लगे थे। तो यहाँ पे ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि क्रीमिया युद्ध को भले ही इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का बहुत अधिक महत्व नहीं था, परंतु यहाँ पे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में इसने यूरोपीय और विश्व राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।